हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CIA एकेडमी। तो आज फिर से हम शुरू करते हैं एक नई सीरीज़। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ चुका है, इतना नज़दीक आ चुका है और अभी भी नॉन सीरियस की तरह सब बिहेव कर रहे हैं। वीडियो देखनी है, नहीं देखनी है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है। लोग इन्हीं चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या करना है, नहीं करना, और ऐसे करते करते ही दिन बहुत ही कम होते गए हैं। तो एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा होता है ना कि जब दिन कम हो जाते हैं ना, आखिरी दिनों में चल रहे होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जो बचा है ना वो भी करो, फिर वो भी करो, वो भी करो। और लोग सोचते हैं कि ये क्यों नहीं कर लिया, वो क्यों नहीं कर लिया, ये क्यों छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया। और वो ढंग से किसी भी चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, ना उनका ढंग से करंट अफेयर्स हो पाता है, ना ढंग से कोई और सब्जेक्ट अच्छे से उनका हो पाता है। कोई भी चीज़ का रिवीजन सही से नहीं हो पाता है। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी भी, अगर आपके पास दिन हैं, तो उन दिनों को आप अच्छे से यूज़ करो। डेली अगर आप 4 से 5 घंटे भी अच्छे से यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं होती है एग्ज़ाम क्रैक करना, बहुत भी बड़ी बात नहीं है, बस कंसिस्टेंट रह के पढ़ना होता है। और नॉन सीरियस की तरह बिहेव करना तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि अगर आपको क्लास मिल रही है फ्री में तो आप करो, देखो, उसको करो, पढ़ाई करो। आपको कहीं जहाँ से करना है आप वहाँ से करो। और मैं बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि दिन बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो थोड़ा सीरियस हो जाना है, सीरियस होके थोड़ी पढ़ाई करनी है और थोड़े अच्छे से करनी है ताकि एग्ज़ाम अच्छा जाए। क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। AEDO का इतना अच्छा वैकेंसी आया हुआ है और अच्छे पोस्ट के साथ, और लोग आपको लग रहा होगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, क्या पता वो पढ़ रहे हैं, डेली अपना हर दिन अपना यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, और उनका पूरा तैयारी हो रहा है कि वो क्रैक कर लेंगे। फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो दूसरों को मौका देने से बेहतर है कि खुद को मौका दो और खुद को निखारो। और हर दिन अपना अच्छा बनाओ, हर दिन अपने अपने लिए जियो और अपनी चीज़ों को समय से किया करो। तो बस इतना ही बोलना था। अभी थोड़ा इस बात पे ध्यान देना आपको तो देना, बाकी तो आपकी ही मर्ज़ी है। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स जो हमारा चला आ रहा है। तो आज का भी ज़रा देख लिया जाए। चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द यूनेप 2024 रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ बीन द सिंगल लार्जेस्ट एब्सोल्यूट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबली सिंस 2005, यानी कि 2005। तो क्या ये बोल रहा है कि UNEP 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2005 से वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा पूर्ण उत्सर्जक देश कौन सा है? तो कौन सा होगा? हर चीज़ में आगे रहने वाला देश कौन सा हो सकता है? तो इन ऑप्शन से भी आप बहुत इजीली एलिमिनेट करके लगा सकते हो। ऐसा आपको लग रहा है, नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो रशिया, US और चाइना, ये तीनों जो है वो सुपर पावर्स कंट्रीज़ है। और जब ऐसी ऐसी चीज़ों की बात आती है ना, और सुपर पावर कंट्रीज़ अगर आपको ऑप्शंस में सारे ही दिए हुए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है एलिमिनेट करने में भी। इसीलिए आपको एलिमिनेशन कहीं कहीं काम नहीं भी आती है और कहीं कहीं ही काम आती है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। तो चाइना के बारे में देखते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि UNEP क्या होता है और बाकी चीज़ें, तो मैंने सारा चीज़ ही रखा है। बस धैर्य से, पेशेंस के साथ आपको देखते रहना है ध्यान से। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। हम सारा ही चीज़ समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो चाइना इज़ द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट एमिटर इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड हैज़ हेल्ड दिस पोजीशन सिंस 2005, है ना। चाइना वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट एमिटर बना है ना, इन टर्म्स में। सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो चीन है। पूर्ण रूप से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और 2005 से इस स्थान पर बना हुआ है। टॉप 3 में कौन कौन आते हैं? तो चाइना, US एंड इंडिया आर द टॉप 3 ओवरऑल एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप देख रहे हो ग्रीन हाउस गैसेस में ये तीनों का नाम है, तो ऑप्शंस में भी ये 3 दे देंगे, तो कंफ्यूजन तो लाजमी है कि होगी ही, है ना। तो ये आपको याद रखना है। टॉप 3 कंट्रीज कौन है जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिटर करते हैं?
तो चाइना, यूएस और इंडिया। तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जक में कौन 3 देशों का नाम आता है? तो चाइना, यूएस और इंडिया। ठीक है, चलो तो ये हम देख लेते हैं कि यूएनईपी क्या होता है। ये आपको दिख रहा है? तो यूएनईपी क्या होता है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, ये एक इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। क्या है? इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसीलिए हमने ग्रीन हाउसेस के बारे में पढ़ा, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज है ना वो। ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1972 है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नायरोबी केनिया में है। सेक्टर तो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या इंडिया यूएनईपी का मेंबर है? ऑफ कोर्स मेंबर है। अब ये भी कोई पूछने वाली बात है, इंडिया टॉप 3 में आ रहा है तो बिल्कुल ही मेंबर होगा, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। विच कंट्री इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली कैशलेस सोसाइटी? अब कैशलेस सोसाइटी का मतलब समझ रहे हैं? कैशलेस सोसाइटी मतलब बिल्कुल ही वहां पे कैश से ट्रांजेक्शन्स कम हो चुके हैं, बिल्कुल ही कैश से ट्रांजेक्शन्स कम हो चुके हैं और वो पूरी की तरह से वो क्या हो चुका है? डिजिटल हो चुका है। तभी तो वो कैशलेस सोसाइटी बना ना। क्या बोल रहे हैं? आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले पूर्णतः कैशलेस समाज के रूप में किस देश को मान्यता प्राप्त है? तो कौन हो सकता है? स्वीडन, जापान, एल सल्वाडोर या स्विट्जरलैंड? कौन हो सकता है वो? तो क्या स्वीडन हो सकता है? स्वीडन हो सकता है, हाँ स्वीडन हो सकता है, बिल्कुल स्वीडन हो सकता है। स्वीडन लीड्स डिजिटल पेमेंट। क्या करता है ये? डिजिटल पेमेंट को ये लीड कर रहा है। समझ आ रही बात? चलो इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे लेस देन 1% ऑफ ट्रांजेक्शन इन स्वीडन आर नाउ इन कैश। मतलब कि 1% से भी कम ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में हो रहे हैं। मतलब बहुत ही कम ट्रांजेक्शन्स कैश में हो रहे हैं स्वीडन में। और 99% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं? डिजिटली हो रहे हैं। इसीलिए इसको कैशलेस सोसाइटी की मान्यता प्राप्त हुई है। किसे? स्वीडन को। ठीक है, और इसके जो पॉपुलर पेमेंट ऐप है वो कौन सा है? तो ये किया हुआ है हाईलाइट स्विस ऐप है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, उसी तरीके से स्वीडन में भी स्विस नाम का ऐप है जो कि यूज़ किया जाता है हाफ ऑफ द कंट्री के पॉपुलेशन के द्वारा एंड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दिस चेंज, है ना। रीज़न फॉर एडॉप्शन, तो क्यों मतलब हम डिजिटल पेमेंट को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं और कैशलेस सोसाइटी क्यों बना रहे हैं? क्यों इसका ज़रूरत है? क्यों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? तो मेन है कि रिडक्शन क्राइम्स लाइक बैंक रॉबरीज। तो पहले जो इतनी बैंक रॉबरीज होती थी, डाका डाल दिया कर दिया, तो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से तो एक तरीके से रिडक्शन हुआ, इस चीज़ में कमी हुई है। एंड कन्वेंशन मेकिंग ट्रांजेक्शन्स फास्टर एंड ईजियर। और इस डिजिटल पेमेंट से क्या हुआ कि आप कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी कितने भी दूर हो, कुछ भी हो, मतलब किसी भी हालात में हो, इमरजेंसी कुछ भी हुआ तो इजीली क्या हो रहा है? अभी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था? अगर किसी को भी पैसे देने होते थे, बाय द वे गाँव में है, गाँव में पैसे पहुँचाने हैं, शहर में आते थे नौकरी करने के लिए, तो उसके अकाउंट खुलवाते थे, तो उसके अकाउंट पे भेजने के लिए फिर बैंक जाना होता था, बैंक में पैसे जमा कराने होते थे, फिर वो उस दूसरे के अकाउंट पे जाता था। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते थे। पर अभी क्या है? अभी बस आप अकाउंट खुलवाओ, मोबाइल में आप अपने डिजिटल पेमेंट ऐप को आप डाउनलोड कर लो एंड थिंग्स आर वेरी ईजी। तो इस चीज़ में स्वीडन जो है वो टॉप पोजीशन पे है ना, क्योंकि इसका कैशलेस ट्रांजेक्शन 1% से भी लेस हो चुका है, कम हो चुका है। अब हम थोड़ा स्वीडन का जोग्राफिकल बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके नॉर्थ साइड में क्या क्या है? नॉर्वेजियन सी है, फिर इधर आपका ये बैरेंट सी है ना, इस तरफ ये फिनलैंड है, फिर वेस्ट तरफ ये नॉर्वे है, साउथ में आप देख रहे हो कि डेनमार्क है, इस तरफ आप देख रहे हो नॉर्थ सी है, और साउथ में भी इस तरफ आप देख रहे हो बाल्टिक सी है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसके जो चारों तरफ जो लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब में कौन कौन से सीज हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और इसके नियर बाउंड्रीज भी आपसे पूछे जा सकते हैं कंट्रीज़ के बारे में। तो बस यही है, आप देख लो एक बार अच्छे से।
चलो, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Where did Energy Efficiency Services Limited recently announce the establishment of India's largest geothermal energy project? है ना, तो ये हमारी ये है, यहाँ पे बात हो रहा है जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। किस बारे में बात हो रहा है? तो जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना का कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर? क्या लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश हो सकता है या लद्दाख हो सकता है? कौन सा हो सकता है देखें हम। तो ना अरुणाचल प्रदेश होगा ना लद्दाख होगा, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये मैंने इसलिए पहले नहीं बताया ना कि मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में ना पहले सोचो कि उसका आंसर क्या हो सकता है। अब तुरंत आंसर, पहले मैं तुरंत क्या कर रही थी कि पहले आंसर ही बता देती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा ना रोक के मुझे बताना चाहिए, ताकि आप पहले आंसर सोचो मन में कि क्या हो सकता है। राइट, तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है ना, EECL, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, है ना। अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेट अप द कंट्रीज लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इसने अप्रूवल जो अप्रूव कर दिया है प्रपोजल को, क्या सेटअप करने के लिए? कंट्री का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी, यानी कि GET, है ना। पायलट प्रोजेक्ट इन द टूरिज्म सेक्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। किस सेक्टर में? तो टूरिज्म सेक्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। तो ठीक है, तो इसके एरियाज क्या हो जाएंगे? तो एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू इंस्टॉलेशन विल बी सेट अप इन अराकू वैली एंड विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश के दो ऐसे इंस्टॉलमेंट वाले एरियाज होंगे, तो वो कौन कौन से एरियाज होंगे? तो अराकू वैली हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। इन दो एरिया में इस प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ठीक है, कौन दो एरिया में किया जाएगा? अराकू वैली एंड विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट कन्वेंशन प्लांट नोट। इट इज इम्पॉर्टेंट to note, however, that India's first conventional geothermal power plant is being established in Puga Valley and Ladakh, being executed by ONGC, है ना। बस इतना इसमें याद रखना है, ये फर्स्ट कन्वेंशन प्लांट नोट है, तो इसमें बस यही देखना है कि ये लाइक इम्पॉर्टेंट नोट है कि किस तरीके से इंडिया का फर्स्ट कन्वेंशनल जियोथर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश है, कहाँ पे? पूगा वैली में, लद्दाख में। अब ये आपका दिया हुआ है कि जियोथर्मल एनर्जी वर्क कैसे करता है, तो ये तो बहुत इजी चीज़ है, ये आप डायग्राम देख के भी समझ में आपको आ सकता है, और ये अवॉइड करने वाली भी चीज़ है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स में इतना ही याद रखना है कि जियोथर्मल एनर्जी इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है, अराकू वैली में हो रहा है और विशाखापट्टनम में हो रहा है। ठीक है, यू कैन इग्नोर दिस। इन जगहों पे ये जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं इंडिया के, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोविंसेस हैं। ये है, यहाँ पे भी है, फिर इस तरफ भी है, कैम्बे, तूबा, गुजरात के एरियाज़ में भी है, फिर ये महाराष्ट्र के एरियाज़ में भी है, फिर इधर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरे एरियाज़ में है, फिर गोदावरी बेसिन और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी है, इधर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी है, और ये सिक्किम के क्षेत्रों में भी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जियोथर्मल प्रोविंसेस वाले एरियाज हैं, ये जियोथर्मल प्रोविंसेस वाले एरियाज हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। Which landmark ruling by Supreme Court of India reinforced the constitutional right of an arrested person to be informed about the grounds of their arrest in writing, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा ऐतिहासिक फैसला है जिसने गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित किए जाने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत किया है? ठीक है, ये देखो, ये केस ना एक बहुत रिलेटेड केस में, ये पॉलिटी के ये
पॉलिटी का क्वेश्चन भी बन रहा है इससे। तो एक बार आप इसको देखो, समझो, फिर मैं बताती हूँ। चलो, क्या समझ आया कुछ? तो आपने सुना है वेस्ट बंगाल के केस के बारे में, DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल केस। ये सारे केसेस भी बहुत रिलेटेड है, जैसे मेनका गांधी वाला केस भी, और यूनियन ऑफ इंडिया, फिर शायरा बानो वाला केस भी, जिसमें कि उन्होंने 3 तलाक के ऊपर ये केस उन्होंने दर्ज किया था। इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई है, तो आप देखे ही होंगे। तो ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के व्यू से, तो ये पढ़ लेना। और ये केस तो इस चीज़ से ही रिलेटेड है कि क्या है ये, कि विच लैंडमार्क रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया री इन्फोर्स द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ देयर अरेस्ट। मतलब जिस भी चीज़ के लिए उसे अरेस्ट किया गया, तो उसके ग्राउंड्स को उसको बताना, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो ये किस केस के तहत आया था? तो ये DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस के तहत ये आया था। तो क्या होगा इसमें कि DK बासु जजमेंट में क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट इन द DK बासु केस इशूड स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट अ पुलिस मस्ट फॉलो ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोसीजर्स। मतलब कि जब भी वो पुलिस को क्या इसमें दिया गया कि जब भी वो कोई भी डिटेंशन या अरेस्ट का प्रोसीजर वो कर रहे हैं, तो उन्हें पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना मस्ट है उनके लिए, वो कुछ भी मिस नहीं करें। एंड दिस लैंडमार्क केस solidified the procedural safeguards for arrested person, है ना। तो ये लैंडमार्क, इस लैंडमार्क की वजह से क्या हुआ कि ये जो प्रोसीजर था अरेस्ट और डिटेंशन का, उसको बहुत ही ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया है ना। उसके बाद ये आर्टिकल भी आप देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 में, आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1, ये आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 क्या कहता है, राइट टू नो द ग्राउंड्स of arrest is a fundamental right guaranteed under article 22 clause 1 of the Indian Constitution। तो आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 के तहत ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि आप अरेस्ट अगर हो रहे हो या कर रहे हो, तो आपको उनको ग्राउंड्स बताने की ज़रूरत है। बिना ग्राउंड्स बताए आप अरेस्ट करके या डिटेन करके नहीं लेके जा सकते हो, राइट। एंड द रीसेंट रूलिंग रीइंफोर्स that this information must be provided in writing। और जो रिसेंट हमारा ये जो रूलिंग आया है, ये जो लैंडमार्क आया है, तो ये इसको और भी सॉलिडिफाई कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन राइटिंग में दी जाएगी, रिटन में दी जाएगी। ठीक है, लिंक टू आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 से कैसे फिर ये लिंक कर रहा है? तो these safeguards are essential components of the procedure established by law under Article 21, ensuring that no person is deprived of their life or personal liberty। तो आर्टिकल 21 तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से ही रिलेटेड है। तो और ये जो मुद्दा है वो भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 से ही रिलेटेड है, राइट। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, तो ये पूरा तो ये एक पॉलिटी का टर्म आ जाता है। तो आप ये पॉलिटी में भी पढ़ी होगी, अगर आपने जुडिशियरी पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि ये क्या है। जैसे कि थोड़ा मैं बता ही देती हूँ कि इट इज़ द टॉप कोर्ट इन इंडिया, ये तो सबको ही पता है। एंड इट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट, इसने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया था, दैट वर्कड फ्रॉम 1937 टू 1950। तो फेडरल कोर्ट जो था वो 1937 से 1950 तक वर्क किया था। उसके बाद हमारा क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, एंड इट हैंडल्स द फाइनल अपील्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो जो भी अपील होती है वो फाइनल अपील सबसे लास्ट कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस के फाइनल अपील्स को ये हैंडल करता है। उसके बाद इट एक्सप्लेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्स फाइट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार पॉलिटी में आया है कि सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट को कौन हैंडल करता है और इसको कौन करेक्ट करता है। तो वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एंड ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया मस्ट फॉलो इट्स डिसीजंस, और जितने भी कोर्ट्स है जैसे हाई कोर्ट हो गए और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो उसको इनके डिसीजंस को फॉलो करना होता है। एंड इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये वर्क करते हैं विदाउट एनी कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फो था अबाउट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशंस है, तो ये कॉम्पोजिशंस है ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। जैसे कि जजेस जो इसके होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो सिलेक्शन होता है वया कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होते हैं, एक सीजेआई होते हैं, है ना, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, है ना। तो टोटल 5 मेंबर्स एंड मस्ट हैव बीन, कौन कौन होने चाहिए, मतलब कि क्वालिफिकेशन यहाँ बताई जा रही है कि क्या उसमें जो भी जज बनेगा तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कि वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, और या तो उसके पास एडवोकेट होने की 10 साल की क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना, या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। तो ये तो चीज़ बहुत रेयर है, लेकिन ये 2 चीज़ बहुत कॉमन है कि एक तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर 5 इयर्स एंड उसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसकी रिमूवल भी देख लेते तो रिमूवल जो है वो इम्पीचमेंट के थ्रू होती है। फर्स्ट, मोशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस। तो जो मोशन पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों ही हाउसेस में, और उसके बाद ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। तो इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट, या फिर अगर दोनों हाउसेस के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास की जाएगी तभी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल हो सकता है। तो ये हमने देखा उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। ये हमने देखा कि उनका जो सिलेक्शन है ना, ये हमने देखा रिमूवल। टेन्यूर हमने देखा अंटिल एज ऑफ 65। हाई कोर्ट का क्या है बताना आप लोग कमेंट में कि हाई कोर्ट का टेन्यूर क्या है, जजेस का किस एज तक का। और रिमूवल क्या है, ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, राइट। चलो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 63% ऑफ ऑल recorded vulture nests in India are located in which of the following regions or states। चलो, भारतीय वन्यजीव संस्था के बारे में है, तो आप एक बार इसको पढ़ो और आंसर करो। चलो, पढ़ लिया। तो क्या बोल रहा है ये, भारतीय वन्यजीव संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज किए गए कुल गिद्धों के घोंसलों में से लगभग 63% निम्नलिखित में से किस क्षेत्र राज्यों में स्थित है। तो किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखते हैं हम। Majority of the remaining vulture nests are concentrated in specific areas that serves as strongholds for the birds population। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान टुगेदर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 63% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वल्चर्स। तो ये आपको याद रखना है कितना, 63%। और कौन कौन से स्टेट हैं, तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज मोर देन 60% ऑफ दिस नेट्स इन एमपी एंड राजस्थान आर लोकेटेड विद इन डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। हाँ, ये देख लेते हैं कि the WII assessments revealed that vultures have disappeared from nearly 72% of their historical nesting sites, right? And nationwide due to factors like toxic drugs, habitat loss and feral dogs। तो ये क्या है ना कि इसकी डिक्लाइन कैसे हो रही है, हिस्टोरिकल डिक्लाइन, लाइक कैसे ये ख़त्म हो रहे हैं। तो these are the reasons
दीज आर द रीजंस, ये टॉक्सिक ड्रग्स, हैबिटेट लॉस एंड फेरल डॉग्स, इन चीज़ों की वजह से इनके डिक्लाइन हो रहे हैं। ये हमारा है, इसी की बात हो रही है। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं WII के बारे में, है ना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जेनेसिस क्या है, 1982 WII was accorded autonomy in April 1986, ठीक है। मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। मिनिस्ट्री मतलब इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि ईयर तो लाइक नहीं भी पूछेगा इसका, लेकिन आपको मिनिस्ट्री पूछ सकता है। और गवर्नेंस तो चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। मिशन तो पता ही है कि व्हाट इज द मिशन फॉर दिस। उसके बाद ये देख लो इंपॉर्टेंट सेल्स, तो इन्वायरमेंटल पैक्ट असेसमेंट सेल, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, ठीक है, बस ये याद रखना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला तो इम्पॉर्टेंट है मिनिस्ट्री, दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसको चेयर कौन करता है, तो चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। चलो, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र किस संगठन और कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये रॉकेट जो है वो डेवलप किया गया है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट है ना, ये एकदम देख लेना है, फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहीं से। फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र, नाम भी याद रखना है, वायुपुत्र वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। टाइम दे रही हूँ सोचने के लिए, अगर नहीं पता है तो बताऊंगी, और क्या। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया। तो स्पेस किड्स इंडिया हो जाएगा। वायुपुत्र इज इंडियाज फर्स्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट डेवलप्ड बाय चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया। चेन्नई बेस्ड है ना, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है ये, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप। और स्पेस का नाम क्या है, स्पेस किड्स इंडिया। जो पहला वायुपुत्र, जो एक फर्स्ट इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रिक रॉकेट है, इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट है, पहली बार ये बनाया गया है। इसका नाम क्या है, वायुपुत्रा। और ये कहाँ, तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। एंड इट इज़ डिजाइन टू बी रीयूजेबल एंड रिचार्जेबल। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फर्स्ट कि ये पहला है, दूसरा ये रीयूजेबल है और रिचार्जेबल है, रीयूजेबल है और रिचार्जेबल है। तो इसी चीज़ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसलिए इसका याद रखना है कि ये किसने ये किया है और ये क्या है, ठीक है, और इसके फंक्शंस भी, सारी चीज़ों को याद रखना है। और ये लो ऑफर क्या करता है, तो लो बैटरी कॉस्ट पर लॉन्च, इसकी बैटरी कॉस्ट भी काफ़ी लो है, ये रीयूजेबल भी है, रिचार्जेबल भी है, ये फर्स्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस रॉकेट इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एक और मेन बात हो गई यहाँ पे, तो इसको ये किस तरीके से बनी, तो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जैसे बनी है। एंड क्या बोल सकते हैं, विद कार्बन फाइबर एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल्स। किससे बनी है फिर, कार्बन फाइबर एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल्स, राइट। इट्स इंटेंडेड यूज इज फॉर लो एल्टीट्यूड रिसर्च एंड एजुकेशनल मिशन। तो मोस्टली इसका ना इच्छित उपयोग कम
कम ऊंचाई वाले अनुसंधान और शैक्षिक मिशनों के लिए है। तो ये भी देखना है कि इसका उपयोग किस तरह से है, इसका इस्तेमाल किस तरह से है। तो ये कम ऊंचाई अनुसंधान और शैक्षिक मिशनों के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट है, चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया ने इसे बनाया है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और एक और चीज़ है इसमें, क्या है, रीयूजेबल है और रिचार्जेबल है। Where was the main fly past event for the 93rd India Air Force anniversary held? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। सोचो, मतलब बताओगे क्या, लाइव थोड़ी चल रहा है, सोचो। क्या हो जाएगा? Where was the main fly past event for the 93rd Indian Air Force anniversary held? तो क्या हो जाएगा? हिंडन एयरवेज, गाजियाबाद, क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। The main air show and fly past event took place over the Brahmaputra River. ब्रह्मपुत्र रिवर एट लचित घाट इन गुवाहाटी, असम। और इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ा ही बस देखना है। द फर्स्ट टाइम दैट द प्राइमरी फ्लाई पास्ट इवेंट फॉर एयरफोर्स डे वाज हेल्ड इन असम। तो मतलब वहाँ पे असम में पहली बार ये चीज़ हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हुआ है और लचित और घाट का नाम क्या है? तो लचित घाट गुवाहाटी में हुआ है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? किस डेट को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर, राइट, 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, है ना। और इसको मतलब दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल लॉरेट मैरी क्यूरी के बर्थ एनिवर्सरी पर इस चीज़ को मनाया जाता है, कैंसर अवेयरनेस डे को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेज अवेयरनेस, मतलब कि जागरूकता फैलाना इसके बारे में, हर लोगों को अवेयरनेस फैलाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हो, और इसके प्रिवेंशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों से अवेयर कराना ही इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? हु? क्या बोल रहे हैं? वैज्ञानिक से थोड़ा सा खुद ही यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। विज्ञान की बात हो रही है, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर साई गौतम ही हो जाएंगे ना, डॉक्टर साई गौतम ही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। पूरा नाम क्या है इनका? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन इज एन एसोसिएटेड प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, है ना। एंड ही विल रिसीव द अवार्ड फॉर हिज रिसर्च इन कंप्यूटेशनल मटेरियल्स साइंस, राइट। और इनको क्या 5 लाख का कैश प्राइज भी दिया गया है इस अवार्ड में। क्या दिया गया है? 5 लाख का कैश प्राइज भी दिया गया है। दिख रहा है ना अच्छे से? तो 5 लाख का कैश प्राइज दिया गया है, और इन्होंने अवार्ड रिसीव करा है किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए और कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में, ठीक है। और ये प्रोफेसर कहाँ के हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलुरु, राइट। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन?
वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है बताओ? कहाँ पे हुआ है ये? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार? फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट है ना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन यहीं से। वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम? अब ये ट्राइबल से रिलेटेड है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो रहा है ना। ट्राइबल के ऊपर है, ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए अगर कुछ नया हो रहा है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। दूसरा कि ये फर्स्ट चीज़ है ऐसा तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। हाँ तो चलो देखो, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, पूरा नाम देख लेना, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन नावा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहाँ पे? नावा में। नावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में ये इस म्यूजियम को बनाया गया है, राइट। दिस म्यूजियम इज सिग्निफिकेंट एज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, है ना। इंडिया का पहला ये डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये बेसिकली है। और ये कहाँ बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के किस जगह पे? तो नावा में, रायपुर में, है ना। रायपुर क्या है? राजधानी है छत्तीसगढ़ की, राइट। रायपुर क्या है? राजधानी है। और कहाँ बनाया गया है? नावा में बनाया गया है। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम इसका क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, राइट। और ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। देखो गए भी थे हमारे प्रधानमंत्री जी। यही है पूरा। यहाँ आप देख सकते हो बनाया हुआ है, कितने अच्छे से ट्राइबल्स को बनाया हुआ है। देखो इधर पूरा एरिया में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो तो आज यहीं पे तो एंड करते हैं, फिर से हम आएंगे और भी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट डे। अभी हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए गुड बाय बाय।